सो गाइज वेलकम बैक। मेरा नाम विजय है और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। चैप्टर फर्स्ट है द नेशनलिज्म इन द यूरोप। वीडियो का तीसरा पार्ट है। इससे पहले हमने वीडियो के 2 पार्ट पहले से अपलोड करें। वीडियो के पहले पार्ट में हमने आपको शुरुआत करवाई थी कि अगर नेशनलिज्म कहीं हुआ था तो सबसे पहले यूरोप के अंदर हमने जो सही और सच्चा एग्जाम्पल देखा था वो फ्रांस की क्रांति का देखा था। फ्रांस की क्रांति के बाद हमें सिनेरियो को अलग अलग तरीके से हिस्ट्री में दिखाने की कोशिश करी गई है। तो मैं आपको वो सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा कि असल में पूरे यूरोप के अंदर क्रांति जो थी वो असल में शुरू कैसे हुई। फ्रांस की क्रांति से पहले पूरा यूरोप कैसा था हमें वो भी समझना है। समाज के अंदर जो लोग हैं, बदलता समाज उनकी वजह से। आप लाइफ में याद रखना, अगर समाज को बदलना है तो सबसे पहले आपको बदलना पड़ेगा, और जब आप बदलेंगे तो आप समाज को बदलने की पूरी हिम्मत रख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे फ्रांस की सोसाइटी जो है दोस्तों वो पूरी तरीके से सेम ऐसे ही काम कर रही थी, और यूरोप के अंदर भी नेशनलिज्म ऐसे ही आया था। तो वीडियो के तीसरे पार्ट में कहानी आगे बढ़ेगी, तो उससे पहले आपको पहला और दूसरा पार्ट देखना ज़रूरी है, उसे ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे हमारी कहानी स्टार्ट होती है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप के अंदर, ये पूरा यूरोप का मैप है, यूरोप के अंदर किस तरीके से जो नेशनलिज्म की फीलिंग आई। देखो इंडिया के अंदर आई तो वो तो हमें बहुत आसानी से पता है और हम उसे समझ भी लेंगे, लेकिन यूरोप के अंदर आई तो यूरोप के अंदर कैसे आई हमें वो भी तो समझना ज़रूरी है ना। तो इसीलिए तो यहाँ पे अगर हम अर्ली या लेट 18th सेंचुरी का मैप देखें तो जिस तरीके से आज आप यूरोप का मैप देख पा रहे हैं वैसा सन 1800 में या 1750 में 1790 के अंदर यूरोप में असल में मैप ऐसा नहीं था। आप देख सकते हो फ्रांस की बाउंड्री ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कितनी कंट्रियाँ आपस में उबड़ खाबड़ करके बनी हुई हैं, और इसमें आज की डेट में बहुत सारी कंट्रियाँ बन चुकी हैं, है ना। बहुत सारी कंट्रियाँ इसके अंदर बन चुकी हैं, लेकिन हमें ये जानना है कि फ्रांस की क्रांति अगर हुई थी तो फ्रांस में तो चलो एक अलग से नेशन हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन यूरोप की बहुत सारी कंट्रियाँ हैं, ये सारी कंट्रियाँ जो हैं इनमें क्रांति कैसे फैली थी वो भी तो हमें समझना होगा ना। क्योंकि हमें पता है कि जो आज का आप जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड देखते हैं, यानी कि ये रहा आपका इटली और ये आपका है जर्मनी, ये जर्मनी इतना जर्मनी था, और उसके बाद कौन सा स्विट्ज़रलैंड देखो यहाँ दिखा रखा है। तो जो आपको ये आज के दिखाई दे रहे हैं असल में पहले इनका नाम कुछ और था, है ना, कुछ और था इनका नाम। डंचीज लिखा हुआ है यहाँ पे और कैंटोन्स लिखा हुआ है। पहले ये लोग हुआ करते थे, और यहाँ पे जो राजतंत्र था ऑटोनॉमस टेरिटरीज थी। ऑटोनॉमस टेरिटरीज का मतलब होता है कि वहाँ पे कोई इंडिविजुअल बंदा जो है वो राज कर रहा होगा, और इसकी वजह से ये पहले किसी और तरीके से किसी और नाम से जानी जाती होगी। और हम ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की बात करें, ईस्टर्न और सेंट्रल कैसे पता चलता है ईस्टर्न और सेंट्रल, तो ऐसे आप कर सकते हो, ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ ऐसे कर सकते हो। तो ईस्टर्न मतलब ये हो गया, ईस्टर्न मतलब ये वाला पार्ट, और उसके बाद सेंट्रल का बात कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल वाला पार्ट ये हो गया। तो ईस्टर्न यानी कि ये वाला पार्ट, और सेंट्रल मतलब ये वाला पार्ट। तो इन दोनों पार्ट के अंदर हम ये देख सकते हैं कि इन दोनों पार्ट के अंदर जो क्रांति हुई थी वो अलग तरीके से हुई। तो यहाँ पे ऑटोक्रेसी सिस्टम था, यानी कि फ्रांस को तो हम देख ही सकते हैं कि फ्रांस में तो ऑटोक्रेसी था ही, लेकिन इधर के प्लेसेस में भी ऑटोक्रेसी यानी कि राजा का सिस्टम चलता था। और राजा का सिस्टम इसलिए चल पा रहा था क्योंकि पूरे के पूरे यूरोप के अंदर उस समय अलग अलग भाषा के, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, सबका कल्चर अलग था, और इसी वजह से फ्रांस की क्रांति नहीं आ पा रही थी। फ्रांस की क्रांति कह रहा हूँ, यूरोप में क्रांति नहीं आ पा रही थी। और फ्रांस में क्रांति आई क्यों? क्योंकि हमें पता था कि जर्मनी और वहाँ पे बहुत सारी भाषा बोली जाती थी, लेकिन फ्रांस को ऑफिशियल भाषा कर दी गई। उन्होंने अपने शहीदों को याद करा, अपना राष्ट्रगान बनाया, अपना खुद का झंडा बनाया, वगैरह वगैरह चीज़ें बनाई, और इसकी वजह से वहाँ पे क्या आया, इसकी वजह से वहाँ पे लोकतंत्र सही तरीके से स्टैब्लिश हो पाया। अब हम फ्रांस की क्रांति नहीं पढ़ेंगे, फ्रांस की क्रांति का जिक्र आपकी शुरुआती क्लासेस में बहुत अच्छी तरीके से हो चुका था। अब हम फ्रांस की क्रांति के टाइम पीरियड में, फ्रांस जैसे जैसे फ्रांस में क्रांति हो रही थी वैसे वैसे यूरोप के दूसरे हिस्सों में भी क्रांति हो रही थी, उसे भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आज का जो आपको इलाका दिख रहा है, जो आज को ये इलाका आपको दिखाई दे रहा है ईस्टर्न यूरोप का और सेंट्रल यूरोप का थोड़ा बहुत हिस्सा, तो उस टाइम पीरियड पे वहाँ पे 2 साम्राज्य राज करता था, एक ऑस्ट्रिया था और एक हंगरी था। इसको ऑस्ट्रो हंगरी भी बोला जाता है। आप ये देख सकते हो, ये मैप ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड का है जिस समय किंगडम ऑफ
ऑफ हंगरी साम्राज्य और किंगडम ऑफ ऑस्ट्रिया साम्राज्य रहता था। और उससे कई टाइम पहले यहाँ पे एक साम्राज्य, एक अंपायर राज करता था। उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम बोलते हैं हम्सबर्ग एम्पायर, हम्सबर्ग एम्पायर। और ये जो हम्सबर्ग एम्पायर था ना पूरा का पूरा, इसमें ज़्यादातर लोग जर्मनी, इटाली और फ्रांस लैंग्वेज बोलते थे। जर्मनी, इटाली और फ्रांस, यानी कि ऑस्ट्रिया ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा और हंगरी ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। मोस्टली लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती थी इटालियंस, उसके बाद जर्मनी एंड फ्रेंच। लेकिन लोकल लैंग्वेज भी होती थी, जैसे इंडिया के अंदर टोटल मात्र 22 भाषा है जिसको रिकॉग्नाइजेशन दे रखा है हम लोगों ने। लेकिन कितने सारे डायलॉग्स हैं, मतलब कितनी सारी बोलियां हैं जो हम बोलते हैं, जिसकी तो कोई गिनती ही नहीं है ना। तो ऐसा ही यहाँ पे भी था कि अगर हम एक एक जगह की बात करें, जब ये पूरा अगर हम ये हिस्से की बात करें तो ये वाला ऑस्ट्रेलिया प्लेस है। इस ऑस्ट्रेलिया प्लेस में ऑफ कोर्स बहुत सारी भाषा बोली जाती थी, जैसे कि यहाँ पे अल्पाइन रीजन, यहाँ पे कोई अल्पाइन रीजन होगा, वहाँ पे देखो जर्मन स्पीकिंग पीपल ज़्यादातर रहते थे। और ऑफ कोर्स छोटे लेवल पर और भी दूसरी भाषा बोली जाती होगी, पर ज़्यादा जर्मनी बोली जाती थी। उसके अलावा अगर इस वाले प्लेस को देखा तो यहाँ पे इटालियन लैंग्वेज बोली जाती थी। और उसके अलावा यहाँ हंगरी एम्पायर में देखा तो यहाँ पे लोग दूसरी और लैंग्वेज मायोर करके कोई लैंग्वेज है वो बोला करते थे। और ऐसी लोकल और भी कई लैंग्वेजेस होगी जिसकी वजह से लोग अलग अलग भाषा बोलते होंगे। तो दोस्तों जब बताओ, जब किसी प्लेस के अंदर यानी कि ईस्टर्न यूरोप और मिडल यूरोप के अंदर अगर लोग अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, अलग अलग कल्चर है, तो आप उन्हें यूनाइट कैसे करोगे? आप उन्हें जोड़ ही नहीं पाओगे, उनकी कभी क्रांति हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि सोच विचार एक जैसे है ही नहीं। इसी वजह से तो यहाँ पे मेन बात ये था कि नो नोशन स्टेट वर इन यूरोप बिकॉज नॉट कॉमन आइडेंटिटी और द कल्चर। मतलब कोई भी अपनी आम पहचान नहीं थी, अपनी आम संस्कृति नहीं थी। इसकी वजह से पूरे यूरोप के अंदर, पूरे इस यूरोप के हिस्सों के अंदर कभी एक साम्राज्य पनप ही नहीं पाया, कभी नेशनलिज्म की फीलिंग यहाँ पे आ ही नहीं पाई। फ्रांस में क्यों आ गई थी? फ्रांस में इसलिए आ गई थी कि सारे लोग फ्रेंच पीपल थे, सारे लोग फ्रेंच में राजा के बारे में सभी जानते थे, सभी लोग एक भाषा बोलते थे। लेकिन यहाँ पे ईस्टर्न यूरोप में और सेंट्रल यूरोप में ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पर लोग डिफरेंट एरिया में रहते थे, डिफरेंट लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, डिफरेंट कल्चर था। इसीलिए करना क्या पड़ेगा दोस्तों? करना ये पड़ेगा हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट एमर्ज, मतलब किस तरीके से राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय भाषा इनके बीच में आएगी। आने का तरीका सिंपल सा है। नेशनलिज्म की फीलिंग आप इनके बीच में जब ही ला सकते हैं जब इन राज्यों के बीच में एक भाषा हो, एक झंडा हो और एक ही कल्चर हो, एक ही ड्रेसअप हो, एक ही इनकी नेशनल जो एंथम होता है वो होगा, जब जाके क्रांति ला सकते हैं। तो आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा ना, वैसे वैसे मैं आपको समझाता रहूँगा कि क्रांति लोग कैसे ला रहे। तो धीरे धीरे हम बढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये छोटा सा हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैं आपको समझाना चाहता था। आगे पढ़ते रहोगे तो आप और समझते रहोगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दिस इज इट इन दिस वीडियो।